हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से अपने थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस स्टैंडर्ड में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए ही है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। इसके साथ ही इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अब तक जितने भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, प्रैक्टिकल चाहे थ्योरेटिकल, उन सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट आपको, आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट हमें भी हो जाए। चलिए सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि आखिरकार कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है। और क्योंकि इसका नाम ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्लियर है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि बिजनेस में कैश का फ्लो कैसा है, यानी कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये पता लगाती है कि कब उनको कहां से कितना पैसा आया, कब उनको कहां पर कितना पैसा देना पड़ा, इनकम्स एंड पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ कैश। यानी इसमें हम सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा स्टैंडर्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया। 1 अप्रैल 2021 ये वो टाइम था जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इंट्रोड्यूस किया गया। यानी इस टाइम के बाद और इस टाइम पर जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी उनमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी है। अब क्योंकि 2001 से हम काफी आगे आ चुके हैं, प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड जो है वो मैक्सिमम हर इंडस्ट्री में, हर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू की जाती हैं और ये गाइडलाइंस हमें बताती हैं कि कैसे हमें हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ये स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2001 को इशू किया गया है, यानी इसके बाद से जितनी भी स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपेयर करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। लेकिन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? तो रूल नंबर 1 यहां पर हमारे पास है, कुछ ऐसी कंपनीज जो पब्लिक में शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करना चाहती है और उनके स्टॉक्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर्स पब्लिक में इशू करना चाहती है तो इशू करने से पहले उसको अपने स्टॉक्स जो हैं, उसकी अपनी सिक्योरिटीज जो हैं, वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जरूर करवाने पड़ेंगे। लिस्टेड करवाने का मतलब होता है रजिस्टर्ड करवाना। मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं या फिर इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, तो जोन से इक्विटी शेयर्स आपकी कंपनी ने इशू करने हैं ना मार्केट में, उनकी रजिस्ट्रेशन आपको पहले एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजंस के अकॉर्डिंग आप मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी कंपनी होगी, चाहे वो छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है,
अगर उन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करवाने हैं तो उनको अपना स्टॉक लिस्ट करवाना पड़ेगा, अपने शेयर्स और डिबेंचर्स उस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। और जिस कंपनी ने अपने शेयर्स रजिस्टर करवाए हैं, अपने डिबेंचर्स रजिस्टर करवाए हैं, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। सो रूल नंबर 1 क्या कहता है? दोज कंपनीज whose shares or debentures are listed in any Indian stock exchange and these are under the process of issuing as per the resolution of board of directors। यानी एक ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इंडिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाए हैं और वो अपने शेयर्स इशू करने के लिए तैयार है, इन दैट सिचुएशन उस कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। इसके साथ ही सेकेंड रूल हमारे पास है, ऑल अदर कंपनीज, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस हुज टर्नओवर एक्सीड ₹50 करोड़। भाई कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो जिसकी सेल्स ड्यूरिंग एनी ईयर 50 करोड़ से ऊपर चले जाती है तो उनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जो स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं मैक्सिमम वो अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती नहीं है और उनके टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होती नहीं है। तो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और जितनी भी मीडियम स्केल्स इंडस्ट्रीज हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की छूट मिल जाती है, उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनमें ये दोनों रूल्स अप्लाई नहीं होते। सो इन शॉर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। इस स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो शो करना होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की गाइडलाइंस इशू करता है। यह स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2021 को फॉलो किया गया था, इशू किया गया था। इसका मतलब 2001 में या 2001 के बाद जितनी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना किन के लिए मैंडेटरी है? रूल नंबर 1, ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक में इशू करना चाहते हैं जिसके कारण उनको स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स और डिबेंचर लिस्ट करवाने पड़ेंगे। सो ऐसी कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और सेकेंड रूल, ऐसी कंपनीज जिनकी टर्नओवर सेल्स ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका पर्पस क्या था। सो फर्स्ट हमारे पास है हेल्पिंग द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये शो करती है कि उनको कितना कैश आया, कितना इनफ्लो आया और कितना पैसा गया, कितना आउटफ्लो हुआ। ये इंफॉर्मेशन, कितना कैश आया बिजनेस में और कितना कैश गया, ये इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स यूज करते हैं, जैसे मैनेजर्स, ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज, जिसमें कस्टमर्स भी आते हैं। सो इसका मतलब कितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश बिजनेस में से गया, इसकी जानकारी एक यूजर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। उनको पता चल जाता है कि बिजनेस को कहां से कितना कैश जनरेट हो रहा है। यूजर्स को पता चल जाता है कि बिजनेस को कहां से कितना कैश जनरेट हो रहा है और ऐसे ही यूजर्स को यह भी पता चल जाता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस कैश को कहां पर यूज कर रही है, कहीं कोई वेस्ट यूसेज तो नहीं हो रही है। सो इन शॉर्ट, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बहुत सारे यूजर्स को हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि बिजनेस को कहां से कब कितना कैश जनरेट होता है
और वही बिजनेस उस कैश को कहां किस प्रकार यूज करता है। यानी इन शॉर्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन को शो करता है। लिक्विडिटी का मतलब है कि बिजनेस के पास कब कितना कैश है, वो कैसे वो कैश यूज कर रही है। और जब इसके बारे में पता चल जाता है तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजफुल फॉर एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग। इस इंफॉर्मेशन को बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है कि उनको मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना, उधार लेने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बिजनेस के पास ऑलरेडी कैश है तो उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, लिक्विडिटी पोजीशन सही नहीं है, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। यानी मैनेजमेंट का डिसीजन कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा स्टैंडर्ड इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिक्विडिटी पोजीशन से तरह तरह के डिसीजन लिए जा सके। ऐसे ही एक इन्वेस्टर जो है वो भी अपना डिसीजन ले सकता है कि क्या उसको इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो क्या करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की पोजीशन को देखेगा, बिजनेस में कहां से कितना कैश आ रहा है, बिजनेस कैश को किस प्रकार यूज कर रही है, इन सबको देखते हुए एक इन्वेस्टर डिसीजन ले लेगा। ऐसे ही थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, जनरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है कि 2001 से ये स्टैंडर्ड इशूड है, यानी 2001 के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स बनी होंगी उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी रहा होगा। मान लीजिए आपने 2002 में, 2003 में और 2004 में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, तो भाई इस स्टैंडर्ड के आने के बाद आप ये पता लगा सकते हो कि ओवर द ईयर आपकी कैश और कैश जैसी बाकी चीजों में कितना चेंज आ रहा है। यानी कैश आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ओवरऑल बैलेंस, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कितना चेंज आ रहा है ओवर द पीरियड, ये जानकारी रखने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। यानी अब जैसे जैसे आप इस स्टैंडर्ड को आगे पढ़ते जाओगे आपको कुछ डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो वो डिफरेंट वर्ड्स क्या होंगे इसकी डेफिनेशन आप पहले ही अंडरस्टैंड कर लीजिए। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसा वर्ड अभी आपने देखा, जिसमें कैश का मतलब तो आपको पता है क्या होता है। कैश का मतलब होता है ऐसा पैसा जो बिजनेस में है इन द फॉर्म ऑफ कैश, जिसको हम कैश इन हैंड कहते हैं, और दूसरा ऐसा पैसा जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। ऐसा पैसा जो आप कभी भी विड्रॉ करवा सकते हो, आपका ही पैसा है, डिमांड करोगे तो आपको डिपॉजिट्स किए गए पैसे बैंक के पास जो है वो मिल जाएंगे। सो कैश विद बैंक या फिर बैंक बैलेंस, बैंक डिपॉजिट्स। ऐसे ही सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश इक्विवेलेंट्स का यहां पर मतलब है कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा आइटम, इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी जो कैश तो नहीं है लेकिन वो कैश से कम भी नहीं है, वो इक्विवेलेंट टू कैश है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब मान लो आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की है, या फिर आपके पास एक ऐसी एसेट है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। आप उसको अभी मार्केट में जाओगे ना बेचने, तुरंत आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। यानी ऐसी वैल्यू, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी कैश ही है, एक तरह से ऑलमोस्ट कैश है। जैसे गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड एक ऐसा प्रीशियस मेटल है जिसको आप तुरंत अभी मार्केट में लेकर जाओगे तो वो तुरंत आपको कैश में मिल जाएगा पैसा। सो इसका मतलब कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स
that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to any insignificant risk of change in value। यानी कैश इक्विवेलेंट्स कुछ शॉर्ट टर्म की और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनमें कोई रिस्क भी नहीं होता, उनकी वैल्यू भी चेंज नहीं करती। जितनी वैल्यू की है उतनी ही वैल्यू आपको मिल जाती है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, भाई जितनी वैल्यू मार्केट में होगी उतनी वैल्यू आपको तुरंत मिल जाएगी गोल्ड की। सो दैट आर कैश इक्विवेलेंट्स। सो कैश में आता है कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, कैश इक्विवेलेंट्स में आता है अदर इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड, सिक्योरिटीज, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं और बहुत ज्यादा इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। इनको हम लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं। ऐसे ही थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है कैश फ्लो। कैश फ्लो की जब हम बात करते हैं तो फ्लो दो तरह के होते हैं, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का बिजनेस में आना, रिसीव होना, उसको कहते हैं इनफ्लो। कैश या कैश इक्विवेलेंट्स का बिजनेस में से जाना, पेमेंट करना किसी भी तरह की, वो होता है आउटफ्लो। आपको याद रखना है इनफ्लो हम कैश के लिए भी यूज कर रहे हैं, कैश इक्विवेलेंट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। आउटफ्लो टर्म हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जैसे कि आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ये बताती है कि बिजनेस को कहां से कितना कैश आया और बिजनेस ने कहां कितना कैश यूज किया। तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। यानी जिस चीज के लिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना, उस एक्टिविटीज के थ्रू आप जो भी इनकम रिसीव कर रहे हो या फिर आप जो भी पेमेंट कर रहे हो उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप क्लॉक मैन्युफैक्चर करते हो, आप घड़ियां बनाते हो, तो घड़ी बनाने के लिए भाई आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको और भी बहुत तरह की पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, जैसे सैलरी पे करना अपने एम्प्लॉयज को, वेजेस पे करना अपने एम्प्लॉयज को, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना, जहां पर आप घड़ी बना रहे हो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी उसके चार्जेस पे करना। तो ये सब आपकी क्या है, आउटफ्लो। कौन से आउटफ्लो हैं ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, क्योंकि इसके बिना आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। आपका घड़ी बनाने का बिजनेस है, घड़ी बनाने के लिए जो भी आप खर्चा करोगे डायरेक्टली जो घड़ी बनाने से रिलेटेड होगा वो आपका कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश आउटफ्लो। अब घड़ी को आप बेचोगे तो आपको इनफ्लो होगा ना, आप जो भी सेल करोगे वो आपका इनफ्लो होगा, और वो इनफ्लो कौन सा कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिपेंड करती है बिजनेस टू बिजनेस। आपका जिस चीज का बिजनेस है वो एक्टिविटी परफॉर्म करने से अगर कैश जा रही है तो आउटफ्लो, और अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म करने से कैश आ रही है तो इनफ्लो। बिजनेस में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। सो इन शॉर्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक बिजनेस की, जो एक एंटरप्राइज की मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। जिस चीज के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से पैसा आता है तो इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर पैसा जाता है तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे ही सेकेंड कैटेगरी की एक्टिविटीज जो बिजनेस में परफॉर्म की जाती हैं वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब बिजनेस जो है वो बहुत जगह पैसा इन्वेस्ट भी करता है। भाई आपने घड़ी बनानी है, घड़ी बनाने के लिए आपने एक मशीन परचेज की है, तो मशीन आपका ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, ये आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ताकि आप 10 साल तक, 15 साल तक घड़ियां बना सको। तो अगर आप मशीन परचेज करते हो तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि आउटफ्लो होगा। क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कहलाएगा? नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है,
दूसरी तरफ मान लो आपकी मशीन पुरानी हो गई, आपने मशीन बेच दी, पैसा आएगा ना मशीन बेचने पर, इनफ्लो होगा। मशीन बेचना क्या आपका धंधा था? क्या आपका बिजनेस मशीन बेचना था? नहीं, आपका बिजनेस था घड़ी बनाना। घड़ी बनाने वाली मशीन खराब हो गई, आपने बेच दी, सस्ते में बिक गई, तो इनफ्लो हुआ। ऑपरेटिंग है? आंसर है नहीं, ये कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपने अपनी मशीन को बेच दिया, जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म की एसेट्स या तो एक्वायर करते हो या फिर बेच देते हो। सो इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी हमारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब एक बिजनेस जो है वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस भी तो रेज करेगा। भाई मान लो कि आपने उधार लिया है, बोरो किया है किसी कंपनी से, तो अगर आप बोरो करते हो तो आपके बिजनेस में पैसा आएगा ना, ये इनफ्लो कहलाएगा। पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? ऑब्वियसली नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्या? ऑब्वियसली नहीं। आपने उधार लिया है, पैसा आ रहा है लेकिन उधार का पैसा है, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो बिजनेस को चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया, कितना गया, इन्वेस्टिंग से कितना पैसा आया, कितना गया, फाइनेंसिंग से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये सारी एक्टिविटीज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेपरेटली शो करनी पड़ती है। ऐसे ही उधार लिया हुआ पैसा अगर आप रीपे कर देते हो, क्योंकि वापस तो करना पड़ेगा, तो ये आपकी पेमेंट होगी जिसके कारण आउटफ्लो होगा। तो ये कौन सा आउटफ्लो है? ऑब्वियसली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मान लो आपने शेयर्स इशू किए, आप शेयर्स इशू करोगे, बदले में आपको पैसे मिलेंगे। शेयर्स इशू करने के बदले में आपको पैसे मिले, आपकी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही तो है, क्योंकि आप शेयर्स इशू कर रहे हो, आपको उधार चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए। ऐसे ही आप शेयर्स की अगर रीपेमेंट कर देते हो तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। सो इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके कारण आपके बिजनेस की ऑनरशिप चेंज हो जाती है, आपकी कैपिटल और बोरोइंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है कि कैपिटल में दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, पहली होती है ओन्ड फंड और दूसरी होती है बोरोड फंड। सो ओन्ड फंड और बोरोड फंड में अगर कोई भी चेंज आता है, आपकी कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज या होती है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। अब हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट की जाती है, कैसे प्रिपेयर की जाती है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेल्प से। प्रैक्टिकली अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे सॉल्व की जाती है, तो प्रैक्टिकली 14 to 15 लेक्चर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है प्रैक्टिकली हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम इस लेक्चर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग रूल्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है। सो ये है हमारे पास सारे रूल्स रिगार्डिंग दी प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, जिसमें हमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो शो करना होता है। लेकिन भाई कैश कहीं से भी आ रहा है, कैश कहीं पर भी जा रहा है, रैंडमली कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं की जाती है। आपको आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में सबसे पहले डिवाइड करना होगा। जैसे कि हमने बताया हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। सो इन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग कहां से पैसा आ रहा है, कहां पर पैसा जा रहा है, ये आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस की वो एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू एक बिजनेस अपना मेन रेवेन्यू सोर्स अरेंज करता है। यानी जो एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उन एक्टिविटीज के थ्रू जो पैसा आएगा वो कहलाएगा इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
और उन्हीं एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए जो पैसा जाएगा, जिसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो वो सारी एक्टिविटीज जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिसको परफॉर्म करने से आप अपना प्रॉफिट अर्न करते हो, जिसके थ्रू आपका बिजनेस ऑपरेशनल माना जाता है, उसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे घड़ी बनाना आपका बिजनेस है, घड़ी बना रहे हो तो आपका बिजनेस ऑपरेटिंग माना जाएगा, अगर घड़ी बनाना बंद कर देते हो तो आपका बिजनेस शटडाउन माना जाएगा। यानी ऐसी प्रिंसिपल सोर्सेस, ऐसे आपके मेजर एक्टिविटीज जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस ऑपरेट करते हो, जिसके थ्रू आप अपना मेन रेवेन्यू सोर्स अर्न करते हो, उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। जैसे क्लोक मैन्युफैक्चर करना, शर्ट्स और टी शर्ट्स बनाना, या फिर ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करना भी हो सकता है, बना बनाया रेडीमेड क्लोथ परचेज करना और उनको मार्केट में बेच देना, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सो अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है अपनी मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के दौरान, तो वो कहलाएगा इनफ्लो। और अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी पड़ती है इन मेजर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कहलाएगा आउटफ्लो। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स रिगार्डिंग कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कैश सेल्स, आपका बिजनेस है कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने का या क्लॉक मैन्युफैक्चर करने का, तो बनाने के बाद तो उसको बेचोगे ही ना। सो ये आपका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो है, कैश सेल्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, आपने अगर किसी को उधार में प्रोडक्ट सेल किया था, क्लॉक या कंप्यूटर आपने उधार पर सेल किया था, तो कभी ना कभी तो उसका पैसा मिलेगा ना आपको, तो ये भी इनफ्लो है। ऐसे ही रॉयल्टी रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स आपको वापस भेज दिया, ये भी इनफ्लो है। ऐसे ही अगर आपने क्लॉक मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज की है, तो उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, कैश परचेजेस। आपने उधार पे अगर कोई सामान खरीदा था कंप्यूटर बनाने के लिए या फिर क्लॉक मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसकी भी पेमेंट आपको कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही पेमेंट ऑफ अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स पे करना, ये सब भी आपका मेजर आउटफ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसकी इनडेप्थ नॉलेज यहां पर हमें दे रखी है, जिसको आप एक बार डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, यानी अगर आपका प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और अगर आप प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, मशीन नहीं, एसेट नहीं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, या फिर आप सर्विसेज रेंडर करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन दैट सिचुएशन ये आपका इनफ्लो होगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज, कैश पेमेंट टू द सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे पॉइंट्स अभी हमने टेबल में एक्सप्लेन किए थे। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की पेमेंट करना, इंश्योरेंस, प्रीमियम, क्लेम, एन्युटी, पॉलिसी बेनिफिट, इन सब की पेमेंट करना, इनकम टैक्स पे करना या उसका रिफंड रिसीव करना। सो ये सब एग्जांपल्स है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो के फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे ही और भी बहुत सारी हैं, जैसे कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी जो फ्यूचर के लिए एंटर किए गए हैं। आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि भाई देखो मैंने क्लॉक मैन्युफैक्चर करनी है, मेरे को आज से 1 महीने बाद इतना रॉ मटेरियल चाहिए जिसकी मैं इतनी पेमेंट कर दूंगा। सो अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी आपने एडवांस पेमेंट की है या कोई भी आपने रॉ मटेरियल एडवांस रिसीव किया है, तो उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से कैश का ही फ्लो है। हालांकि ये फ्यूचर के रिगार्डिंग है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। सो कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस हैं, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उनको भी आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने वाला कैश और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जाने वाला कैश, इनफ्लो और आउटफ्लो, डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, आपका कौन सा बिजनेस है। मान लो आपका बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग, और बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, उसके बाद उन्हीं डिपॉजिट्स को
लोन के रूप में ग्रांट कर देना। लोन को ग्रांट करना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, यानी एक बैंकिंग के लिए मेजर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा? उनका इनफ्लो होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड आउटफ्लो होगा ग्रांटिंग लोन। ऐसे ही और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। जैसे मान लो आपका बिजनेस है स्टॉक में ट्रेड करना। आप क्या करते हो, मार्केट में जब किसी सिक्योरिटी का प्राइस कम हो जाता है तब आप उसको परचेज करते हो, और जब मार्केट में सिक्योरिटी का प्राइस महंगा हो जाता है, शेयर्स महंगे हो जाते हैं, तब आप उसको सेल कर देते हो। 100 रुपये का परचेज किया, 150 रुपये का बेच दिया, 50 रुपये का आपको मुनाफा हो गया। आपका ये बिजनेस है। तो अगर आपका बिजनेस सिक्योरिटीज में डील करना है, इन दैट सिचुएशन परचेज करना आपके लिए क्या होगा? आउटफ्लो। सेल करना आपके लिए क्या होगा? इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन में सेकेंड एक्टिविटी हमारे पास आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से कितना कैश आया और कितना कैश गया। सो जैसे कि आपको पता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। यानी अगर क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के द्वारा अगर कोई मशीन एक्वायर की जाती है तो है तो ये खर्चा, है तो ये कैश का आउटफ्लो, लेकिन कौन सा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? तो सिंपल है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट कर रही है, मशीन ले रही है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी क्लॉक्स मैन्युफैक्चर करती रहे। सो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स की ही बात करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की ही बात करते हैं। मान लो आपके बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस के शेयर्स परचेज किए हैं, तो भाई दूसरे बिजनेस के अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हो यानी आप दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज आउटफ्लो। सो सिंपल है, बिजनेस एक्टिविटीज जो लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सेल और परचेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है या फिर कोई एसेट परचेज की है तो ये आपका आउटफ्लो होगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, कोई एसेट बेच दी, तो आपको पैसा मिलेगा, ये आपका इनफ्लो कहलाएगा। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ दो ही चीजें इंक्लूड की जाती हैं। पहला, किसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करना, कोई एसेट एक्वायर करना, दैट इज परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम आउटफ्लो कहेंगे, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वहीं पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ऑपोजिट करते हो, डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, सेल कर दो, डिस्पोजल कर देते हो अपनी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स का, तो वो आपका इनफ्लो कहलाएगा। सो यहां पर हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले अगर हम बात करें इनफ्लो की, यानी कैश कहां कहां से आ सकता है। आपने अगर अपनी कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी, आपने अगर अपनी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी, आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, भाई जहां पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा ना। अगर आपने कहीं पर पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, किराया भी तो मिलेगा ना उसका। तो ये सब आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट इनकम है, इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ऐसे ही अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज की है, आपने कोई इनकम टैक्स पे किया है। इनकम टैक्स किसके ऊपर पे करना पड़ता है? आपको जो डिविडेंड मिलता है ना, कई बार आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। आपको जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है, कई बार आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। आपको जो रेंटल इनकम मिलती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आपको याद रखना है, अगर इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स देना पड़े तो वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से ही आउटफ्लो कहलाएगा। सो ये हमारे पास कुछ डिटेल्स है रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले अगर हम बात करें कैश पेमेंट्स टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करते हो, परचेज करते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वो आउटफ्लो कहलाएगा। और इसमें हम
इनटेंजिबल एसेट्स की भी बात कर रहे हैं, कई बार हम गुडविल एक्वायर करते हैं, पेटेंट्स एक्वायर करते हैं, ट्रेडमार्क एक्वायर करते हैं, कॉपीराइट एक्वायर करते हैं, जो कि इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो उसकी एक्विजिशन के लिए भी अगर आपको कोई पैसा देना पड़ता है तो वो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई खर्चा करते हो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, मान लो आप कोई एक फिक्स्ड एसेट डेवलप कर रहे हो, अंडर प्रोसेस है, तो उसके ऊपर जो खर्चा किया जाएगा वो भी आउटफ्लो है। ऐसे ही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो वो भी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर किया गया खर्चा है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट के ऊपर, तो वो भी आउटफ्लो कहलाएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब अगर आप एसेट एक्वायर करते हो तो वो आउटफ्लो है, अगर आप एसेट डिस्पोजल करते हो, डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, सेल करते हो, तो वो आपका कहलाएगा इनफ्लो, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें इंटेंजिबल एसेट्स भी इंक्लूडेड है। यानी अगर आप अपनी गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट अगर आप भी कुछ सेल करते हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में आएगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करते हो, मान लो ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, आपने बी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए, यानी आपने पैसा दिया इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनी ए के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ए के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, तो कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये आउटफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जबकि कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हैं, यानी कंपनी बी को उधार चाहिए था, तो ये उसकी फाइनेंसिंग कहलाएगी। कंपनी बी को उधार चाहिए था ना, तो ये उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी इनफ्लो की, इनफ्लो। सो कंपनी ए ने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी बी में, आउटफ्लो है कंपनी ए के लिए फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और कंपनी बी को पैसा उधार चाहिए था, बी ने शेयर्स इशू किए, इशू करने के बदले में उसको पैसा मिला, यानी ये उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इनफ्लो। ऐसे ही कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, भाई आपने शेयर्स परचेज किए थे, इन्वेस्ट किया था पैसा, आउटफ्लो था। अगर आप वही शेयर्स किसी और को सेल कर दो, डिस्पोज कर दो, तो ये इनफ्लो कहलाएगा, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही अगर आप किसी थर्ड पार्टी को लोन देते हो, उधार देते हो, तो वो आपका आउटफ्लो कहलाएगा। और अगर उधार का पैसा आपको वापस मिल जाता है तो वो इनफ्लो कहलाएगा। मान लो पर्सन ए और ये पर्सन बी है, आपने बी को पैसा उधार दिया, तो ये आपका आउटफ्लो है ना, आपने उधार पैसा दिया है। उधार देना ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसने पैसा जो उधार दिया है ना, बाद में ये पैसा वापस भी लेगा विद इंटरेस्ट। सो विद इंटरेस्ट जो इनफ्लो आएगा वो भी क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो ऐसे ही थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बिना फाइनेंस के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की ही नहीं जा सकती। सो फाइनेंस एक्वायर करना, फाइनेंस को रीपे करना, ये एक बिजनेस की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। और इन एक्टिविटीज के थ्रू जो भी पैसा बिजनेस में आता है और जो भी पैसा बिजनेस से जाता है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेपरेटली डिस्प्ले किया जाता है अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि फाइनेंस कहां से एक्वायर किया जाता है। सो फर्स्ट हमारे पास होता है ओन्ड कैपिटल और दूसरा हमारे पास होता है बोरोड कैपिटल। यानी अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो हो सकता है आपने अपना पैसा खुद लेकर आया हो या फिर हो सकता है आपने उधार लिया हो। ये दोनों ही आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्योंकि इन दोनों एक्टिविटीज के थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस का जुगाड़ कर रहे हैं, आप फाइनेंस रेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं या फिर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं ताकि आपके पास पैसा आ सके। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ही ओन्ड कैपिटल फंड कहलाते हैं। लेकिन अगर आपने लोन एक्वायर किया है या फिर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं फाइनेंस रेज करने के लिए,
तो वो बोरोड कैपिटल कहलाता है, यानी आपने उधार लिया है। सो दोनों ही सिचुएशन में अगर आप अपना कैपिटल लेकर आते हो या फिर उधार लेते हो, इससे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में चेंजेस आते हैं, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं, इसीलिए इनको रिकॉर्ड किया जाता है। सो दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस and repayment of finance with interest amount is called as financing activities. So ऐसी सभी एक्टिविटीज जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाइनेंस रेज किया जाता है या फिर उस फाइनेंस की रीपेमेंट की जाती है विद इंटरेस्ट, क्योंकि भाई अगर आप इक्विटी, प्रेफरेंस, लोन और डिबेंचर्स ऐसे अमाउंट रेज करते हो तो इसकी रीपेमेंट भी तो करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट, विद डिविडेंड। तो इन सबको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे आपके बिजनेस की कैपिटल के साइज में और कॉम्पोजिशन में चेंज आता है, यानी कैपिटल या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। सो इट इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस एंड रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को रेज करना, बिजनेस में पैसा लगाना या फिर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर देना, निकाल देना। अगर हम बात करें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कैश इनफ्लो, यानी आखिरकार पैसा आता कहां कहां से है। पहला, इश्यू ऑफ शेयर्स। चाहे आप इक्विटी शेयर्स इश्यू करो, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करो, बदले में आपको पैसा तो मिलेगा जो वापस भी करना पड़ेगा। सो अभी एक्विजिशन की बात है, इसलिए इनफ्लो। ऐसे डिबेंचर्स को इश्यू करना, उधार लेना या फिर बैंक बैलेंस में से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करवा लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट करना, ये सब आपके इनफ्लो हैं। दूसरी तरफ लोन की रीपेमेंट कर देना, प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू किए थे उनको पैसे वापस कर देना, डिविडेंड पे करना, साथ ही साथ शेयर्स बायबैक कर लेना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, ये सब आपके आउटफ्लोज हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है रिगार्डिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो ही कहलाएगा। सो ये हमारे पास कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट, कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है या फिर उसके सिमिलर कोई इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं कैश अरेंज करने के लिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इसको कैश इनफ्लो कहा जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, एक्विजिशन ऑफ लोन्स, इशू ऑफ नोट्स, बॉन्ड्स एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ये भी एक तरह से इनफ्लो है, क्योंकि भाई इसमें कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू कर रही है, लोन एक्वायर कर रही है, नोट्स, बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अरेंज कर रही है। और जब हम इनकी रीपेमेंट करते हैं, लोन को रीपे करना, डिबेंचर्स को इशू किया था उनको वापस पेमेंट कर देना, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आउटफ्लो। सो ये हमारे पास था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, जिसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। कौन सी कंपनीज को बनाना चाहिए, कौन सी कंपनीज को नहीं बनाना चाहिए, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय आपको 3 डिफरेंट एक्टिविटीज डिवाइड करनी पड़ती हैं और उसके अकॉर्डिंग कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो सेपरेटली डिस्प्ले करना पड़ता है। लेकिन अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कुछ और भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब जैसे कि हमने बताया कि इंटरेस्ट और डिविडेंड का ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब हम एक तरफ बात करते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉर्मल केस। नॉर्मल केस की बात करते हैं, आपका ट्रेडिंग बिजनेस है या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। भाई आपको इंटरेस्ट क्यों रिसीव हो रहा है? क्योंकि आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया होगा ना, आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए होंगे, इसलिए आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा होगा, या फिर आपने किसी को उधार दिया होगा, लोन दिया होगा, इन्वेस्टमेंट की होगी, इसलिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो इसका मतलब नॉर्मल केस के सिचुएशन में अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये उसकी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। वहीं पर दूसरी तरफ नॉर्मल केस में अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, भाई आप इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो?
क्योंकि आपने उधार लिया था, या फिर आप डिविडेंड दे रहे हो। भाई आप डिविडेंड क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने शेयर्स इशू किए थे। क्यों इशू किए थे? क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, बिजनेस में आपके पास फाइनेंस नहीं था, इसलिए आपको पैसा चाहिए था। तो इसका मतलब ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। लेकिन दूसरी तरफ भाई कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होती है ना, जिनका काम ही फाइनेंस में डील करना होता है, जैसे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कुछ होते हैं, जैसे LIC है, UTI है, ICICI बैंक है। ये सब फाइनेंस के साथ डील करते हैं। इनका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं ये, ना ही कुछ और काम करते हैं। ये सिर्फ ट्रेड करते हैं। किसमें? सर्विसेज में। किस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? उधार लेना, उधार देना, शेयर्स इशू करना, शेयर्स को सेल कर देना, यानी इनका काम यही होता है। तो अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर इनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, भाई इनको इंटरेस्ट क्यों रिसीव हो रहा है? क्योंकि इन्होंने लोन दिया था। ICICI बैंक ने आपको लोन दिया था, और लोन देना तो इनका मेन एक्टिविटी है, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। क्योंकि लोन देकर जो इंटरेस्ट इनको मिलता है, उसी से तो ये अपना धंधा चलाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट पेड, भाई बैंक को इंटरेस्ट देना भी पड़ता है। आम जनता जो होती है वो अपना पैसा बैंक में ही तो डिपॉजिट करवाती है, और जब आप लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना सेविंग्स के ऊपर। तो इंटरेस्ट पे करना भी इनका मेन एक्टिविटी है। ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ अगर इनको डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है, वो भी इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये किस में आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो आप देख सकते हो, एक तरफ नॉर्मल केस यानी नॉर्मल बिजनेस जो फाइनेंसिंग बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग बिजनेस है, उस केस में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के केस में ये ऑपरेटिंग है। क्यों भाई? क्योंकि ये उनका मेन बिजनेस है। ऑपोजिट साइड, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए डिविडेंड पेड की बात करें, तो भाई डिविडेंड पे करना, यानी इन्होंने शेयर्स इशू किए थे फाइनेंस अरेंज करने के लिए, तो इनको डिविडेंड देना पड़ेगा। सो इनके लिए ये क्या होगा? इनके लिए ये फाइनेंसिंग ही कहलाएगा। सो जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रिगार्डिंग, तो सेपरेट एक्टिविटीज को आपने इनफ्लो और आउटफ्लो को सेपरेट शो करना है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो एक गारमेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, वो फाइनेंसिंग है या नॉन फाइनेंसिंग है। सो ऐसे ही सेकेंड पॉइंट हमारे पास है टैक्सेस ऑन इनकम। अब जैसे कि आपको पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टैक्सेस हमें पे करने होते हैं इनकम्स के ऊपर। अब इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो हो ही सकता है, भाई आप जिस बिजनेस में डील करते हो उसमें आपको रेवेन्यू होगा ना, मुनाफा तो होगा। सो मान लो अगर आपको इनकम होती है आपके मेन एक्टिविटी से, आप गारमेंट्स में डील करते हो, रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करते हो, सेल करते हो, जिसमें से आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स आपको कहां शो करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट की कौन सी कैटेगरी में शो करना है? ऑब्वियसली आपको इनकम हुई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, आपको टैक्स देना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर, तो जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही शो किया जाएगा। सिमिलरली कई बार आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बदले में आपको रिटर्न मिलता है, और गवर्नमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आपको एक्सेस रिटर्न मिलता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज करती है। सो मान लो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने आपकी इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज किया, तो वो टैक्स की अमाउंट आपको कहाँ शो करनी है? ऑब्वियसली आपको इनकम हुई है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ना, तो आपको वो टैक्स की अमाउंट भी यहीं पर शो करनी है अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू भी अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उसका टैक्स आपको सेपरेट शो करना है। सो सेकेंड पॉइंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आपको फॉलो करना है वो क्या है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का
डिफरेंट डिफरेंट टैक्स आपको सेपरेटली ही शो करना है एज पर द रिक्वायरमेंट। ऐसे ही थर्ड पॉइंट हमारे पास है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी होती हैं? कई बार बिजनेस को एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट और एबनॉर्मल नेचर का लॉस हो जाता है, यानी ऐसा प्रॉफिट या फिर ऐसा लॉस जो बिजनेस से रिलेटेड था ही नहीं, सडनली हो गया। मान लो आप रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते हो, आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, फायर, तो क्या ये आपका नॉर्मल बिजनेस है? आप अपनी फैक्ट्री में आग लगाते हो रोज जाकर? ऑब्वियसली नहीं, ये सडनली लॉस हो गया, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। दूसरी तरफ फैक्ट्री में आग लगी थी, एबनॉर्मल लॉस हो गया 5 लाख का, आपने इंश्योरेंस करवा रखी थी, इंश्योरेंस कंपनी कहती कि भाई हम आपको ना 2 लाख की इंश्योरेंस के पैसे दे सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग यही अमाउंट बनती है। सो इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल गेन। सो 5 लाख का आपका लॉस हुआ, 2 लाख का आपको एबनॉर्मल गेन हो गया। सो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आते हैं। इसकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके खिलाफ किसी कस्टमर ने केस लगाया था, लेकिन वो आप केस जीत गए, आपके अगेंस्ट जो केस लगा था वो आप जीत गए, तो ये एबनॉर्मल गेन है। या फिर आपने कोई लॉटरी लगाई और वो लॉटरी आपको लग गई, सो ये सडनली क्या हुआ? एक प्रॉफिट हो गया, एक गेन हो गया, विनिंग अ लॉटरी। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो एबनॉर्मल लॉस और गेन में इंक्लूड की जा सकती हैं, यानी जो ऑर्डिनरी केस ऑफ बिजनेस में नहीं आती। ऐसी एक्टिविटीज आपको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सेपरेटली शो करनी है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड गेन या लॉस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड लॉस या गेन है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, और अगर फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई गेन है या लॉस है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, यानी आपको सेपरेटली शो करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, और इसके रिगार्डिंग ही मिलता जुलता एक और पॉइंट फिफ्थ हमारे पास है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरीज एंड अदर बिजनेस यूनिट्स। सो सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी के द्वारा कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है सब्सिडरीज में, आप किसी और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, अपनी सब्सिडरी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपके रिलेटेड कोई ज्वाइंट वेंचर है या आपकी कोई एसोसिएशन है, आपका ये एक सेपरेट ब्रांच है, सब्सिडरी ब्रांच है, तो उसमें किया गया इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है। सो क्योंकि ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर ही शो करना है। लेकिन यहां पर एक रूल है कि अगर आप चाहो तो इसकी रिपोर्टिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, सबको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच में ये सिचुएशन रिस्ट्रिक्ट करके रख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर और इन्वेस्टी को पता चले कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई है। लेकिन फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हटा देता है, वो कहता है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरीज एंड अदर बिजनेस यूनिट्स। अगर आप ज्वाइंट वेंचर करते हो, एसोसिएशन करते हो, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को चाहे डिस्प्ले ना करो, चाहे रिस्ट्रिक्ट रखो, लेकिन अगर आपने सब्सिडरी और कोई बिजनेस यूनिट को एक्वायर किया है, आपने किसी दूसरे बिजनेस को परचेज किया है, रनिंग बिजनेस को, या फिर आपने अपने बिजनेस का कुछ पोर्शन डिस्पोज कर दिया है, सेल कर दिया है, तो इसको डिस्प्ले करना कंपलसरी है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही शो किया जाएगा। सो ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का 6th पॉइंट हमारे पास है फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। अब कई बार क्या होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल की ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करता है, इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज या गुड्स। सो ऐसे सिचुएशन में कई बार आपको पेमेंट्स करनी पड़ती है फॉरेन करेंसी में, या फिर आपको पेमेंट्स रिसीव होती है फॉरेन करेंसी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ट्रांजैक्शन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, रिपोर्ट ही नहीं करोगे। सो ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना जरूरी है।
जितनी भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाएंगी वो सारी आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि ये एक बिजनेस की कैश पोजीशन को अफेक्ट करती है। भाई अगर आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट भी करनी है तो इनिशियली आपको फॉरेन एक्सचेंज में उसको एक्सचेंज करा के, फॉरेन मार्केट में उसको एक्सचेंज करा के अपनी करेंसी में पहले पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। सो इसलिए आपको ये रिकॉर्ड ज़रूर करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये कब रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि भाई पहले ट्रांजैक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस करती हैं, उसके बाद पेमेंट का सेटलमेंट किया जाता है। तो करेंसी का रेट जो है वो तो कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो आपको कौन से रेट पर अपनी करेंसी या फिर अपनी ट्रांजैक्शन डिस्प्ले करनी है, तो इसका सिंपल आंसर है एट द टाइम ऑफ कैश फ्लो। भाई जब बिजनेस में आपके पास एक्चुअल इन हैंड कैश आ जाएगा तभी आपको डिस्प्ले करना है, और उस वक्त मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिस्प्ले करना है। मान लीजिए कि जब आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की तब डॉलर का प्राइस था 70, लेकिन अब जब आपके पास एक्चुअल पेमेंट रिसीव हो रही है तब डॉलर का प्राइस है 50, तो आपको 50 के अकॉर्डिंग ही अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करनी है। और तीसरा पॉइंट, क्या ये जो आपको लॉस हुआ है करेंसी की वैल्यू के कम होने से, करेंसी की वैल्यू के चेंज होने से, क्या इसको डिस्प्ले किया जाएगा, तो इसका आंसर है यस। ये जो लॉस हुआ है इसका जो इफेक्ट है, नेट इफेक्ट जो है वो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सेपरेटली शो करना पड़ेगा। 70 की वैल्यू थी, 50 की लिखनी पड़ी, क्योंकि एक्चुअल आपको 50 रुपीज के अकॉर्डिंग ही पेमेंट मिली है। तो ये जो इफेक्ट है चेंज इन करेंसी, ये जो इफेक्ट है ये आपको सेपरेटली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में डिस्प्ले करना पड़ेगा। ऐसे ही 7th पॉइंट हमारे पास आता है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें डेप्रिसिएशन की, मशीनरीज के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कैश ना आता है बिजनेस में, ना ही कैश जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें कैश इन्वॉल्व होती ही नहीं है। क्या इन ट्रांजैक्शंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्प्ले करना है, तो आंसर है नॉट एट ऑल, क्योंकि भाई ये कैश पोजीशन को इफेक्ट ही नहीं करती हैं, इसलिए इनको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेपरेटली प्रेजेंट जरूर करेंगे, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन आखिरकार है तो एक एक्सपेंस ना, चाहे नॉन कैश ही क्यों ना हो। इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो इसको डिस्प्ले करना ही करना है। लास्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का मेन पार्ट, दैट इज डिस्क्लोजर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी आपने जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की बिजनेस में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन सबको ऑपरेट करने के बाद फाइनली आपके पास कैश बैलेंस कितना बचा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने बचे हैं, ये पता लगाना। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हम क्या क्या डिस्प्ले करेंगे। नंबर 1, हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के जितने भी सब कंपोनेंट्स हैं वो सारे डिस्प्ले करने पड़ेंगे, उनका ओपनिंग बैलेंस और उनका क्लोजिंग बैलेंस। यानी आपके पास बिगिनिंग में जितना कैश था और एंड में जितना कैश है, बैंक बैलेंस कितना था, कितना अभी फिलहाल में है आपके पास। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गोल्ड, एनी शॉर्ट टर्म अमाउंट, है ना, वो सब आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती है। तो ये सारे आपको डिस्प्ले करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कई बार ना मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हम अपनी कैश बैलेंस में से एक पर्टिकुलर अमाउंट यूज नहीं करेंगे, तो वो कितनी अमाउंट है जो मैनेजमेंट ने कहा है कि हम यूज नहीं करेंगे, और क्यों यूज नहीं करेंगे, उसका रीजन ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि बिजनेस के पास एट द एंड 50,000 है और मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हम 10,000 यूज नहीं करेंगे, ये हमें थोड़ा सा बचा कर रखना है। क्यों बचा कर रखना है, किस पर्पस के लिए बचा कर रखना है, 10,000 ही क्यों रखना है, ये भी आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में डिस्कस किया। भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयरिंग ही हमें मोटिवेट करती है जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। सो डू लाइक, शेयर
and subscribe my channel.